वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने इन्फ्रेंसिंग और काफ़ी सारा नॉलेज बेस बनाने की बात करी। आज हम पढ़ेंगे कि नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, और नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे पहली टेक्निक है वो होती है प्रपोजिशन लॉजिक। अब प्रपोजिशन लॉजिक को दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो जीरो ऑर्डर लॉजिक भी कहा जाता है। प्रपोजिशन लॉजिक को जीरो ऑर्डर लॉजिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्रपोजिशन लॉजिक में सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशंस होते हैं। जैसे कि मैंने सपोज लेटर से एग्जांपल मैंने बोल दिया ए, तो ये एक मेरा प्रपोजिशन है। और आप ये भी जानते हो कि प्रपोजिशन लॉजिक या फॉर्मूला जैसे हम बोलते हैं या एक्सप्रेशन जैसे हम बोलते हैं, तो फॉर्मूले में हमेशा दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं ऑपरेटर्स और दूसरे होते हैं ऑपरेंड्स। यहाँ पे जनरली जितने भी ऑपरेंड्स होंगे वो सारे के सारे अल्फाबेट्स के फॉर्म में होंगे। मैंने अभी ए लिखा है, यहाँ पे बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पे इतनी सी आती है कि यहाँ पे किसी एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैंने अपना नाम रिप्रेजेंट करना है मुझे टी से, फॉर एग्जांपल, तो टी का मतलब कोई एक लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट होता होगा। जैसे टुडे आई एम फीलिंग कोल्ड, ये स्टेटमेंट है, तो इसको मैं लिख दूंगा सी, तो हो जाएगा टुडे आई एम फीलिंग कोल्ड। मैंने कोल्ड का सी उठा लिया। लेकिन ये बात तो हो गई ऑपरेंड्स की, और ऑपरेंड्स इसमें जनरली ये जो अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल लेटर्स में, इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और हम लोग सिंटेक्स और सेमांटिक्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि जैसे जो भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग के कॉन्सेप्ट भी वैसे बना दें जैसे थ्रू आउट द न्यूमेरिकल चलना है। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक न्यूमेरिकल में कुछ बताया और दूसरे में कुछ। तो मेरी बात नोट करिए कि मैं प्रपोजिशंस को हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करूंगा। सिंगल कैपिटल लेटर एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बारी आती है ऑपरेटर्स की। जनरली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपने देखे होंगे, मैं लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे बनाता भी हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर होता है कौन सा? एक तो ये होता है और, एक होता है एंड, उसके बाद होता है इम्प्लाइज, उसके बाद होता है डबल इम्प्लाइज, और उसके आखिरी में होता है नेगेशन। ये 5 तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे यूज होते हैं। सारे के सारे जो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये वाले, ये जितने भी हैं ये सारे कैसे हैं? ये बाइनरी ऑपरेटर है। और ये जो है अकेला, ये है यूनरी ऑपरेटर। मतलब नेगेशन आपने देखा होगा -6 -7 या नॉट। अगर डिजिटल के टर्म्स में बात करें तो इसको नॉट भी बोलते हैं, नेगेशन भी बोलते हैं। और ये तो बाइनरी ऑपरेटर्स है। और जिसको आप डिसजंक्शन के नाम से जानते हो, एंड जिसको आप कंजंक्शन के नाम से जानते हो, इंप्लाइज जिसको आप इम्प्लीकेशन के नाम से जानते हो, और इसको इक्विवेलेंस या फिर इक्वल्स टू के नाम से जानते हो। प्रपोजिशन में दो वैल्यूज होती हैं। प्रपोजिशन जो होता है, प्रपोजिशन लॉजिक का सिस्टम जो होता है, वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आइदर दो ही बुलियन वैल्यू दे सकता है ये, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा प्रपोजिशन के पास कुछ नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स लिखे हैं, हम इनके ऑर्डर की बात करें तो जनरली सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होता है, मैं यहाँ पे प्रेसिडेंस लिख रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होता है वो होता है नेगेशन का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब ब्रैकेट्स का जो होता है वो ऑर्डर सबसे अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रैकेट्स पहली बात तो कभी ऑपरेटर होते ही नहीं है। ब्रैकेट सिर्फ ऑपरेटर की प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को चेंज करेंगे। वो गेम चेंजर होते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते। अगर ब्रैकेट आपने लगा दिया तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन जनरल तौर पे देखा जाए तो मैं जिसको मानता हूं सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे ये रहता है। अगर एक मैथ्स की इक्वेशन अगर लें तो अगर कहीं -6 + 4 लिखा है तो आप 6 में 4 बाद में जोड़ोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। तो इसलिए यूनरी माइनस जो होता है वो सबसे पहले होता है। वैसे ही उसी टाइप का ये यूनरी है, यूनरी ऑपरेटर्स को पहले सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है, पहले पायदान पे आता है नेगेशन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? एंड। और दूसरे नंबर पे जो ये एंड आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है, उसके बाद जो अगला नंबर है वो है इसका, डिसजंक्शन का। उसके बाद नंबर आता है इसका, और आखिरी में नंबर आता है। तो जिस ऑर्डर में ये रखे जा रहे हैं, जिस ऑर्डर में मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, यही इनके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस रहते हैं। अब इसमें फर्क क्या आता है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जब आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हो कुछ भी, तो जो लेफ्ट में पहले पड़ेगा उसको देखा जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 2 बार आपको एंड ऑपरेटर मिल गया, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? जो लेफ्ट से राइट के टाइम में जो पहले दिखेगा आपको, वो वाला एंड पहले सॉल्व होगा। खैर,
अब हम सीधे सीधे एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, पहले उसके स्टेटमेंट को देखें। न्यूमेरिकल कहता है, पहला स्टेटमेंट, इफ इट रेन्स एंड कार इज इन ओपन, कार विल बी वेट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि बारिश हो रही है और कार जो है वो बाहर खड़ी है, तो कार गीली हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट इज रेनिंग, और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कार इज इन ओपन। अगर एक नॉर्मल तौर पे मैं सिंपल प्रेडिकेट लॉजिक को, इसको प्रोपोजिशन लॉजिक को यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं आपको इन तीन स्टेटमेंट के प्रोपोजिशंस बताना चाहूंगा। लेकिन जब भी मैं प्रोपोजिशन लॉजिक इस्तेमाल करूं या प्रेडिकेट लॉजिक इस्तेमाल करूंगा आगे जाके, सबसे पहली बात जो मैं लिखूंगा वो ये लिखूंगा कि मैं किस तरह के प्रपोजिशन इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखूंगा सॉल्यूशन के अंदर फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर यूज्ड। पहला प्रपोजिशन होगा मेरा आर। आर में मैं लिखूंगा इट इज रेनिंग। दूसरा लिखूंगा ओ, कार इज इन ओपन। और आखिरी लिखूंगा W, कार विल बी वेट। ये तीन चीजें मैं प्रपोजिशन में कन्वर्ट करने से पहले ही लिख दूंगा कि मैं फॉलोइंग प्रपोजिशन इस्तेमाल करने वाला हूं। मतलब मेरा लिखा हुआ आर जो होगा उसका मतलब होगा इट इज रेनिंग, मेरा लिखा हुआ ओ जो होगा उसका मतलब होगा कार इज इन ओपन, और मेरा लिखा हुआ W जो होगा उसका मतलब होगा कार विल बी वेट। अब मैं वापस से क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कहता है इफ इट रेन्स, स्टेटमेंट नंबर 1, इफ इट रेन्स and car is in open, then car will be wet। जो मैंने आपको अभी बताया वो एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कहता है कि इफ इट रेन्स एंड कार इज इन ओपन देन कार विल बी वेट। और इफ और देन स्टेटमेंट जब भी आता है तो मुझे सबसे जरूरी पहले क्या याद आता है? इंप्लाइज का निशान। ये जो इंप्लाइज का निशान है ये एक्चुअल में कहता यही है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अगर बारिश हो रही है, कार ओपन में खड़ी है, तो कार गीली हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट जो मेरे न्यूमेरिकल का कह रहा है वो कह रहा है इट इज रेनिंग, आर लिख के छोड़ दीजिए। वो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है मेरा कार इज इन ओपन। तो मैंने यहां पे एक सिंपल से न्यूमेरिकल को प्रपोजिशन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो कार इज इन ओपन का हमने एग्जांपल देखा, इसके अंदर सिर्फ स्टेटमेंट्स को हमने रिप्रेजेंटेशन में लाए और प्रपोजिशन बना दिया। लेकिन हमारा काम सिर्फ प्रपोजिशन बनाना नहीं था, हमारा काम तो असल में उसको इन्फ्रेंसिंग कराना था। तो सबसे पहली टेक्निक जो आती है इन्फ्रेंसिंग की वो आती है मॉडस पोनेंट। मॉडस पोनेंट थोड़ी सी पुरानी टेक्निक है, और मॉडस पोनेंट असल में मॉडस पोनेंट को आगे जाके इम्प्लीमेंट करा गया है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने जो अगली स्टेप है उस तक पहुंचे हैं। लेकिन हम इसको छोड़ेंगे और इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम जो था वो था चेन रूल। चेन रूल में हमने पढ़ा है कि A प्रोड्यूसेस B एंड B प्रोड्यूसेस C, तो आप A प्रोड्यूसेस C लिख सकते हो। मतलब अगर आपको कोई इनपुट दिया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि A टेंड्स टू B एंड B टेंड्स टू C, तो आप एक तरह से A टेंड्स टू C आप आराम से लिख सकते हो। यह है चेन रूल का नियम। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो होता है प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन। वो यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन, POR। और POR की पहली शर्त है कि आपको सबसे पहले क्लॉज फॉर्म क्रिएट करना है। अब क्लॉज फॉर्म जो है वो समझना बहुत आसान है, क्योंकि क्लॉज फॉर्म का जो नियम है वो सिर्फ एक है। वो ये है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे, जो कुछ भी आप स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो नेगेशन दिखे या और दिखे, उसके अलावा कोई निशान नहीं दिखना चाहिए। इसमें क्या है कि यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि जब आप नेगेशन और के लिए स्ट्राइव करेंगे तो एक छोटा सा नियम आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है A प्रोड्यूसेस B, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो नेगेशन ऑफ A और B। तो ये क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये रूल होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन का रूल होता है क्लॉजेस में बनाने के लिए कि आप ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो कि कहीं A प्रोड्यूसेस B। मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा, अगर लिखा है कहीं A डबल इंप्लाइज B लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि A प्रोड्यूसेस B
एंड बी प्रोड्यूसेस ए। तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो 2 बार अप्लाई कर दीजिएगा, दोनों बार काम हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसे एक्सप्रेशन भी सामने आएंगे जिसमें एंड लगा हुआ होगा, तो एंड जब भी लगा हुआ हो तो आप 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। मान लीजिए कहीं अगर ऐसा लिखा है नेगेशन ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है, अब आप कहोगे साहब एंड तो आ रहा है, तो एंड को तो आप क्लॉज फॉर्म में लेते नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये स्टेटमेंट 1 है तो अगली स्टेप में क्या कर दीजिएगा, इसको स्टेटमेंट 1 कर दीजिएगा नेगेशन ऑफ ए को, और 2 में क्या लिख दीजिएगा, ओनली बी, तो भी काम हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट को क्या करिएगा, बीच में से ब्रेक कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप क्लॉज फॉर्म के अंदर है। क्लॉज फॉर्म में सिर्फ शर्त यही है कि नेगेशन दिखना चाहिए या और दिखना चाहिए, और कुछ नहीं। और यदि एक बार आप क्लॉज फॉर्म में अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन लगाना बेहद आसान है। प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन करता कैसे काम, उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए प्रोड्यूसेस बी, और आपको एक स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ए। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले तो क्या करिएगा, सबसे पहले इसको क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करिए। मतलब आप लिखिए नेगेशन ऑफ ए और बी, और दूसरे स्टेटमेंट में लिखिए ए को तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन पहले वाले स्टेटमेंट को आप चेंज कर लेंगे। अब यहां पे जब आपने क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तब अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑन स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, वी गेट स्टेटमेंट नंबर 3। ये ए जो है इसे ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ बी, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये इन्फ्रेंसिंग करी है आपने, ये आपने 2 चीजों को सीखा, समझा, जोड़ा और उसके बाद आंसर निकाला, और यही है प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन। सेम यही प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन में अभी जो न्यूमेरिकल थोड़ी देर पहले हमने देखा था उसके अंदर अप्लाई करता हूं। मैं न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से था कि आर इफ इट इज रेन एंड कार इज इन ओपन देन कार विल बी वेट। दूसरे स्टेटमेंट में था इट इज रेनिंग, तीसरे स्टेटमेंट में था कार इज इन ओपन। ये 3 कंडीशंस लिखी हुई थी। ये 3 कंडीशंस को आप जब देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं इनको क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो लिखूंगा स्टेटमेंट नंबर 1 कुछ इस प्रकार से, नेगेशन ऑफ ए और बी, बिल्कुल सही फॉर्मूला यही कहता है तो मैं यही करूंगा। नंबर 2 पे आऊंगा मैं आर लिखूंगा, नंबर 3 पे आऊंगा और मैं ओ लिख दूंगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे और से तो ये नेगेशन जो है ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, और डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, व्हिच मींस कि ये नेगेशन अंदर जाएगा और अगली बार जो आपकी कंडीशन बनेगी वो ऐसी दिखेगी। स्टेटमेंट नंबर 1 नेगेशन ऑफ आर और ओ और डब्ल्यू, दूसरी बार में दिखेगा आर, तीसरी बार में दिखेगा ओ। अब ये जो बना हुआ है ना ये आपका क्लॉज फॉर्म में आ गया, दिस इज इन क्लॉज फॉर्म, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये क्लॉज फॉर्म में। अब यहां पे लिखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑन स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, वी गेट अ न्यू स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट नंबर 4। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा ओ और सॉरी नेगेशन ऑफ ओ और डब्ल्यू, क्योंकि नेगेशन दोनों के साथ जाएगा ना इसलिए नेगेशन बनाना मैं मिस हो गया था। एनीवेज ये जब लिख लोगे आप तो आप लिखेंगे नाउ अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑन स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4, वी गेट स्टेटमेंट नंबर 5। यहां पे लिखेंगे वो लाइन, उसके बाद वो ये डब्ल्यू का मतलब क्या था क्वेश्चन में, इस डब्ल्यू का मतलब था कार विल बी वेट। ये था प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन का एक नमूना। तो इस न्यूमेरिकल के बाद हम एक और नया न्यूमेरिकल देखेंगे इसी से रिलेटेड प्रपोजिशन लॉजिक से, और ये न्यूमेरिकल जो है वो उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये पहला स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि इफ इट रेन्स बट आई स्टे एट होम आई वोंट बी वेट। मतलब अगर बारिश हो रही है और अगर मैं घर पे रुका हूं तो जाहिर सी बात है मैं गीला नहीं होऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आई विल बी वेट इफ इट रेन्स। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इफ इट रेन्स एंड द पिकनिक इज नॉट कैंसिल्ड और आई डोंट स्टे एट होम आई विल बी वेट। मतलब बारिश हो रही है, पिकनिक कैंसिल नहीं हुई और मैं भी घर पे नहीं रुका, विच मीन्स कि मैं पिकनिक पे गया होऊंगा, जाहिर सी बात है, तो आई विल बी वेट। उसके बाद लिखा है वेदर और नॉट पिकनिक इज कैंसिल्ड, अगर पिकनिक हो या नहीं हो, आई एम स्टेइंग एट होम अगर बारिश हो रही है, इफ इट रेन्स, आई एम स्टेइंग एट होम इफ इट रेन्स।
और थोड़ा सा ये मुश्किल न्यूमेरिकल है, तो उसका पांचवा स्टेटमेंट भी कुछ इस तरह से ये, आइदर इट डज नॉट रेन और आई एम स्टेइंग एट होम। अब इसमें जो मैं प्रपोजिशंस बनाने वाला हूं उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि प्रपोजिशंस कौन कौन से यूज हुए हैं। जैसे कि मसलन के तौर पे मैंने यहाँ पे ले लिया आर नाम का एक प्रपोजिशन, उसमें बोल दिया इफ इट रेन्स, मतलब आर, अगर बारिश हो रही है तो आर। स्टेइंग एट होम को ले लिया मैंने एस, इसका मतलब नेगेशन ऑफ एस क्या होगा, नॉट स्टेइंग एट होम, या नेगेशन ऑफ आर क्या होगा, इट डज नॉट रेन। उसके बाद ले लिया मैंने वेट, डब्लू, बोले तो आई विल बी वेट, इसमें अगर मैंने नेगेशन ऑफ डब्लू लगाया तो आई वोंट बी वेट हो जाएगा। वैसे ही सेम मैंने पिकनिक इज कैंसल्ड को पी लिया है, तो नेगेशन ऑफ पी का मतलब होगा पिकनिक इज नॉट कैंसल्ड। अब मैं इन्हीं प्रपोजिशंस को ध्यान में रखते हुए आता हूं और अपना पहला स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ता हूं। इफ इट रेन्स, पहला स्टेटमेंट, इफ इट रेन्स बट आई एम स्टेइंग एट होम एंड आई एम स्टेइंग एट होम, अगर ऐसा हुआ तो आई वोंट बी वेट, आई वोंट बी वेट। भाई डब्ल्यू वेट था तो नेगेशन ऑफ डब्ल्यू नॉट वेट होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है आई विल बी वेट, दूसरा स्टेटमेंट, आई विल बी वेट मतलब हो जाऊंगा इफ इट रेन्स, सिंपल है। यस बिल्कुल सही है, अगर बारिश होगी तो मैं गीला हो जाऊंगा वो सिंपल सी बात बोली तो मैंने सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दिया। दूसरा स्टेटमेंट नंबर 3, अगर बारिश हो रही है, इफ इट रेन्स एंड, अगर बारिश हो रही है एंड पिकनिक इज नॉट कैंसल्ड, पी से पिकनिक कैंसिल था तो नॉट कैंसिल, और आई एम नॉट स्टेइंग एट होम, आई विल बी वेट, आई विल बी वेट। दो बातें हैं, इफ इट रेन्स एंड द पिकनिक इज नॉट कैंसिल्ड, और या तो पिकनिक कैंसिल नहीं हुई या मैं घर में नहीं रुका, दोनों में से कोई भी बात हो गई, मतलब बारिश हो रही है साथ में उसके, इन दोनों में से कोई एक बात भी हो गई तो मैं गीला हो जाऊंगा। गीला हो जाने को वेट बोला है, पिकनिक कैंसिल को पी बोला है तो नॉट कैंसिल को क्या बोलेंगे, नेगेशन ऑफ पी, और एस को स्टेइंग एट होम बोला है तो नॉट स्टेइंग को नेगेशन ऑफ एस बोलेंगे। तो एक स्टेटमेंट ये बन गया। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट देखिए, वेदर और नॉट पिकनिक इज कैंसिल्ड, चाहे पिकनिक हो या पिकनिक नहीं हो, मैं तो घर पे रुकूंगा अगर बारिश हो, आई एम स्टेइंग एट होम इफ इट रेन्स, मतलब अगर बारिश हो रही है और चाहे पिकनिक हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो घर में रुकूंगा बिकॉज बारिश हो रही है तो मैं घर में रुकूंगा। और आखिरी स्टेटमेंट थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा पेचीदा, वो है आइदर इट डज नॉट रेन, आइदर इट डज नॉट रेन और आई एम स्टेइंग एट होम, आइदर इट डज नॉट रेन और आई एम स्टेइंग एट होम, सिंपल एज दैट। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैंने अभी फिलहाल जो प्रपोजिशंस दिए थे उनको मैंने कन्वर्ट कर लिया है और उनको प्रपोजिशन फॉर्म में कर लिया। अब वो मुझसे क्वेरी क्या पूछता है क्या नहीं पूछता वो सब बात की बात है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रपोजिशन लॉजिक जो है वो एंड होता है, और यहीं पे प्रपोजिशन लॉजिक जहाँ पे एंड होता है वहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस बेचारे प्रपोजिशन लॉजिक की क्या गलती ऐसी रही जिसकी वजह से इसको थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए क्या सॉल्यूशन हमने ढूंढा, और क्यों प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाता इसको, ये हम देखेंगे अगले वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।